मैंने उन्हें कहा, हमारा टारगेट पंजाब होटल है, हम अलग अलग इस होटल के कमरा नंबर 9 में जाएंगे। ओके, सबने दबी जबान से यस सर कहा और हम एक बार फिर अलग अलग हो गए। मैं इससे पहले जम्मू तवी आ चुका था, मेरे लिए ये शहर नया नहीं था। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और इसे पंजाब होटल चलने को कहा। पंजाब होटल दरमियाने दर्जे का 2 मंजिला होटल था। मैंने कमरा नंबर 9 का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, दिल्ली से आपका एक मेहमान आया है। दरवाजा खुल गया। मेरे सामने दरमियाने कद का गठे हुए जिस्म वाला एक पक्की उम्र का आदमी खड़ा मुझे घूर रहा था। कौन हो तुम? मैंने कालिदास को बताया हुआ कोड वर्ड दोहराया तो वो आदमी दरवाजे से पीछे हट गया और बोला, अंदर आ जाओ, मेरा नाम जैक है। कमरा बेतरतीब चीजों से भरा हुआ था। उसने कुर्सी से चादर उठाते हुए कहा, बैठ जाओ, बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने कहा, वो अलग अलग करके आएंगे। जैक ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम नए रंगरूट लगते हो, क्या तुम पार्टी लीडर हो? मैंने कहा, हाँ मेरा नाम मुरली प्रसाद है। जैक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मुझे कालिदास ने तुम्हारा रिकॉर्ड भिजवा दिया था। तुम्हारे माता पिता ग्वाल मंडी की आग में जलकर स्वर्गवास हो गए थे, है ना? जी सर। ठीक है, तुम लाहौर जाओगे और ग्वाल मंडी के अंदर किसी बड़ी दुकान में इकट्ठे 2 बम लगाकर धमाका करोगे। तुम्हें इससे जरूर खुशी होगी। क्यों नहीं, मैं तो मुसलमानों से अपने माता पिता की मृत्युओं का बदला लेना चाहता हूँ। इससे अच्छी और कौन सी बात होगी कि जहां मेरे माता पिता को जलाया गया था वही मैं अपने दुश्मन को भस्म करूं। जैक इस दौरान मेरी तरफ मुसलसल घूर कर देख रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी आंखें मेरे चेहरे के पीछे छुपे हुए किसी राज को तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। मैंने दिल में कहा कि तुम क्या तुम्हारे वालिद साहब भी इस राज को मालूम नहीं कर सकते जो मेरे चेहरे के पीछे छुपा हुआ है? आधे घंटे के अंदर अंदर एक एक करके बाकी तकरीबकार साथी भी आ गए। हमने मिलकर खाना खाया। खाना हिंदुओं वाला था, यानी दाल और छोटी छोटी रोटियां, बल्कि चपातियां और मोटे चावल और दही। मुझे दिल में गुलखान के साथ खाए हुए मुर्ग रोस्ट याद आ रहे थे। खाने के बाद चाय आ गई। मैंने पार्टी लीडर की हैसियत से जैक से पूछा, सर यहाँ से हमें किस वक्त निकलना है? जैक ने मुझे एक बार फिर घूर कर देखा। साफ लग रहा था कि किसी वजह से मैंने उसे पसंद नहीं आया। कहने लगा, तुम्हें ये पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद बता दूंगा। अब तुम पार्टी लीडर नहीं हो, अब तुम्हारा लीडर मैं हूँ। आगे मेरा हुक्म चलेगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे ही तुम्हें करना होगा। मैंने कहा, यस सर, जैसी आपकी आज्ञा। पार्टी लीडर जैक, जो शक्ल सूरत से और बातों से अपने जहरीले रवैये से भी बड़ा सख्त मुतासिब हिंदू लगता था, हम सबको एक साथ मुखातिब करके कहने लगा, तुम लोग आज रात और कल का दिन आराम करोगे। कल अंधेरा होते ही हम यहाँ से चल पड़ेंगे। कल का सारा दिन मेरी इजाजत के बगैर कोई होटल से बाहर नहीं जाएगा। ये जम्मू कश्मीर का इलाका है जहाँ दुश्मन के जासूस हमें देख सकते हैं। रात को हम एक ही कमरे में जमीन पर चादरें लेकर लेट गए। मैंने सोचा कि इस आदमी जैक से, जिसका असली हिंदुआना नाम मुझे आज तक मालूम नहीं हो सका, इसके साथ जितनी ज्यादा दोस्ती डाली जा सकती है डालकर इससे ये पता करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो हमारा हिंदू जासूस तखरीबकार बैठा हुआ है और जिसके साथ वहां जाकर हमने राब्ता पैदा करना है, उसका नाम क्या है और वो पाकिस्तान के किस शहर में किस खुफिया नाम और फेस में रह रहा है। जाहिर है कि वो मुसलमान बनकर ही पाकिस्तान में रह रहा होगा। ये इत्तलात मुझे जैक से ही मिल सकती थी। इसकी वजह यह थी कि मैं इस इंडियन तखरीबकार को भी उन तखरीबकारों के साथ ही हलाक करना चाहता था। अगर मैं इन चारों को हलाक करके उस तखरीबकार की तलाश में पाकिस्तान में दाखिल हो गया तो मैं उसे वहां जिंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मगर फिर मेरे लिए वापस इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी हुकूमत का जासूस तो था नहीं। मैं तो ये सारी कार्रवाइयां महज अपने बलबूते पर और अपने बाप की वसीयत पूरी करने के लिए, और मेरे दिल में इस्लाम, जिहाद कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम का जो जज्बा था, सिर्फ उसकी वजह से कर रहा था। मैंने सोचा कि पाकिस्तान में मुकीम हिंदू तखरीबकार का कम से कम पता लग जाना चाहिए, फिर मैं किसी दूसरे तरीके से उसे वहीं गिरफ्तार करवाने या ख़त्म करवाने की कोशिश करूंगा। मैंने जैक के साथ हद से ज्यादा खुशामदाना रवैया इख्तियार कर लिया। खुद उसको चाय बना कर दी। वो सिगरेट सुलगाने लगा तो मैंने जल्दी से माचिस जलाकर उसके सिगरेट को सुलगा दिया। खुशामद बड़ा खतरनाक हथियार है, ये पत्थर में भी सुराख कर देता है। मेरे खुशामदाना रवैये ने बड़ी जल्दी असर दिखाना शुरू कर दिया। जैक की तवज्जो मेरी तरफ होने लगी। वो हमसे कोई बात कर रहा होता या हमें कुछ समझा रहा होता तो मेरी तरफ तवज्जो ज्यादा देता। मैंने उस पर मजीद असर डालने के लिए मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू कर दी। मैंने उसे बड़े कम अरसे में यकीन दिला दिया कि मैं एक कट्टर ब्राह्मण हिंदू हूँ और मेरे दिल में पाकिस्तान के मुसलमानों से अपने फर्जी माता पिता के जल मरने का बदला लेने की आग भड़क रही है। रात के पहले पहर जब हमारे दूसरे साथी सो गए तो मैं उठकर बैठ गया। कमरे की बत्ती जल रही थी। जैक कोने वाली छोटी मेज पर एक नक्शा रखे उसको झुक कर देख रहा था। मैंने सिगरेट जलाया तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा, नींद नहीं आ रही मुरली प्रसाद? मैंने कहा, भापा जी, जब तक मैं पाकिस्तान के मुसलमानों से अपने स्वर्गवासी माता पिता के खून का बदला न ले लूं, मुझे नींद नहीं आ सकती। जैक ने नक्शा तह करके प्लास्टिक के लिफाफे में डालते हुए कहा, बहुत जल्द तुम्हें इसका मौका मिलने वाला है।
तुम्हें अपने पुराने मोहल्ले ग्वालमंडी में किसी दुकान में ही बम लगाने होंगे। तुम्हारा घर ग्वालमंडी में ही था ना? हाँ, ग्वालमंडी की आग में ही जल मरे थे। जैक ने भी सिगरेट सुलगाया और उसी पर बैठे बैठे अपना रुख मेरी तरफ कर लिया। तुमने पहले कभी बम लगाए हैं? मैंने अनजान बनते हुए कहा, ये काम मैंने पहले तो कभी नहीं किया, मगर चिंता न करें, ये काम मैं बड़ी होशियारी से करूंगा। बस तुम्हें बमों वाला ब्रीफकेस ग्वालमंडी की किसी दुकान में ले जाकर किसी ऐसी जगह रखना होगा जहां आते जाते किसी की नजर न पड़े। मुझे लाहौर वाले हिंदू तकरीबकार के बारे में बात करने का मौका मिल गया। मैंने जैक से पूछा, क्या लाहौर में हमें अपना लाहौर वाला जासूस गाइड करेगा? हाँ, वही करेगा। मैंने पूछा, वो हमें लाहौर में ही मिलेगा क्या? जैक ने हल्का सा कश लगाकर कहा, नहीं, वो हमें बॉर्डर क्रॉस करा के इंडिया के एक गाँव में मिलेगा। उसको इत्तला मिल चुकी है, जिस वक्त हम वहां पहुंचेंगे वो वहां मौजूद होगा। मैंने ये मालूम करने के लिए कि पाकिस्तान में इन लोगों ने और कौन कौन से हिंदू तकरीबकार कहाँ तैनात कर रखे हैं, जैक से कहा, मैं तो कहूँगा भापा जी के हमें पाकिस्तान के हर शहर हर कस्बे में अपने आदमी रखने चाहिए जो हर रोज बम का एक एक धमाका करें। जैक खामोश रहा। मैंने मौका मुनासिब जानकर वो सवाल कर दिया जो हकीकत में पूछना चाहता था। भापा जी, इस वक्त पाकिस्तान में हमारे भगवान की कृपा से कितने आदमी काम कर रहे हैं? जैक मेरे जाल में आ गया। कहने लगा, इस वक्त तो यही नंदलाल एक ही आदमी लाहौर में है, मगर हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के हर शहर में अपने अगरवादी जासूस रखने का है। मेरे खुशामदाना सलूक ने उस हिंदू तकरीबकार जैक की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। उसने मुझे पाकिस्तान में काम करने वाले तकरीबकार हिंदू का नाम बता दिया था। मैंने ये जाहिर करने के लिए कि मुझे उस मौजू से कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, जल्दी से बात का मौजू ही बदल दिया और उससे कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर सिक्योरिटी तो बहुत होगी, हम बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे ना? जैक ने जवाब में हल्की सी जमाई ली और कहा कि नंदलाल तुम लोगों को ऐसी जगह से बॉर्डर क्रॉस कराएगा जहां कोई खतरा नहीं होगा। वो पहले भी हमारे आदमी बॉर्डर पार करवाता रहा है। फिर ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बड़े इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा। जैक कुर्सी से उठकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। कमरे में खामोशी छा गई। ये जम्मू शहर की खुंत रात थी। मैं पहले भी इस शहर में आता जाता रहा था। सर्दियों को मौसम निकल रहा था। जम्मू की रात हल्की खुनक थी, इतनी के कमरे का पंखा नहीं चल रहा था। थोड़ी देर में हमारे हिंदू तकरीबकार गाइड जैक के खर्राटों की आवाज आने लगी। मेरी पतलून की जेब में धमाका खेज महलूल की काली शीशी मौजूद थी। मैं इन सब की एक एक करके गर्दनें तोड़कर इन्हें मौत की नींद सुला सकता था, मगर मुझे इस हिंदू तकरीबकार नंदलाल को भी हलाक करना था, जिसको भारतीय खुफिया रॉ ने लाहौर में तकरीबकारी के लिए रखा हुआ था। और नंदलाल ने हमें पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंडिया की सरजमीन पर वाक़े एक सरहदी गाँव में मिलना था। उस वक्त तक इन लोगों का जिंदा रहना जरूरी था, क्योंकि इनके साथ ही मैं नंदलाल से मुलाकात कर सकता था। चुनाचे मैं दिल में मुख्तलिफ मंसूबे तैयार करने लगा कि इंडिया के सरहदी गांव में नंदलाल समेत इन सब को एक ही वक्त में किस तरह हलाक किया जा सकता है, और उसके बाद क्या मैं वापस इन लोगों के पास जा सकूंगा जिन्होंने मुझे हिंदू समझकर पाकिस्तान में तकरीबकारी के लिए भेजा था, जबकि मजीद तकरीबकारी के मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए मेरा उनके पास वापस जाना जरूरी था। यही कुछ सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन हम 5 तकरीबकार होटल के कमरे में बैठे रहे और हमारा हिंदू लीडर जैक ये कहकर बाहर चला गया कि उसे कुछ ज़रूरी इंतजामात करने हैं। वो दोपहर के बाद आया। कहने लगा, सूरज गुरूब होने के बाद हम यहाँ से चलेंगे, हालात बिल्कुल ठीक हैं, कल से सरहदों पर कोई झड़प भी नहीं हुई। जैक को अब मुझ पर बड़ा एतमाद हो गया था। धमाका खेज मवाद के बारे में मेरे बाज़ मशवरों ने उसे काफ़ी मुतासिर किया था। मैंने उसको सिगरेट पेश किया तो वो बोला, मुरली प्रसाद तुम मेरे पीछे पीछे आओगे। उसने बाकी तकरीबकारों को मुखातिब करते हुए कहा, सुन लो, अगर मैं पहाड़ों में इधर उधर हो गया तो मुरली प्रसाद तुम्हारा लीडर होगा। मैंने सर हिलाकर कहा, ठीक है सर। सूरज अभी पूरी तरह गुरूब नहीं हुआ था। हमारी पार्टी पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना हो गई। हम दो एक एक करके होटल से निकले। जैक ने हमें जम्मू शहर से बाहर एक जगह इकट्ठे होने के लिए कह दिया था। जैक ने मुझे अपने साथ ही रखा। हम बाजारों में पैदल चलते शहर के मज़ाफात में से होते हुए मैदान में आ गए जहाँ कहीं कहीं जवार के खेत थे। दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज डूब रहा था। हम एक जौहड़ के पास आकर रुक गए। थोड़ी देर में हमारे दूसरे साथी भी एक एक करके आ गए, जहां से हम इकट्ठे मिलकर चल पड़े। जैक को सारे रास्ते का इल्म था। वो असल में एक तजुर्बेकार पुराना स्मगलर हिंदू था जो बॉर्डर पर स्मगलिंग किया करता था। रॉ की एजेंसी के कारिंदों ने उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके उसे भारी मुआवजे पर अपने साथ मिला लिया था। सूरज पहाड़ियों के पीछे गया तो मैदान और खेतों पर अंधेरा सछा गया। हम खेतों के दरमियान एक कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। हम खामोश थे। जैक आगे आगे था, मैं उसके पीछे पीछे था और बाकी चारों तकरीबकार थोड़ा थोड़ा फासला डालकर हमारे पीछे चले आ रहे थे। हमारे पास कोई अस्तहा वगैरह नहीं था। हमारे लिबास देहाती टाइप के नहीं थे, बल्कि हमने मैली कुचैली पुरानी पतलूनें पहनी हुई थीं। ये लिबास हमें इसलिए पहनाया गया था कि हमें यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके सीधा लाहौर शहर में दाखिल होना था। जैक को मालूम था कि हमें किस किस इलाके से गुजरना है।
हम लीम मैदानी इलाके से गुजर रहे थे। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड आ जाते, उसके बाद खुश्क झाड़ियों वाले बंजर मैदान शुरू हो जाते। पहाड़ियां भी ज्यादातर खुश्क थीं और अभी दूर दूर थीं। हम उनकी तरफ ही जा रहे थे। हम 2-2.5 घंटे चलते रहे। रात हो गई। चूंकि जैक सारे पहाड़ी रास्तों से वाकिफ था, इसलिए हमें चलने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हो रही थी। वो लोग चलते चलते थक गए। मैं बिल्कुल नहीं थका था। मुझे होशंगाबाद वाले मर्द मोमिन शाह कमाल ने 10-10, 12-12 मील पैदल दौड़ाकर घोड़ा बना दिया था। जैक भी थक गया था। ये लोग स्मगलर टाइप के लोग थे जिन्हें लारियों के अड्डों, कारोबारी मराकज और शॉपिंग सेंटरों में बम लगाने और वहां से निकल जाने की ही तरबियत दी गई थी। एक कुएं पर आकर हम बैठ गए। जैक ने कहा, यहाँ हम 15 मिनट रेस्ट करेंगे। उसने एक थैले में से भुने हुए चने निकाल कर हमें दिए। हमने कुएं में से पानी निकाल कर पिया, मुंह हाथ धोया। मैंने जैक से पूछा, सर हम ठीक टारगेट की तरफ जा रहे हैं ना? वो बोला, ये सारा रास्ता मेरा जाना पहचाना है, मैं कई बार यहाँ से गुजरा हूँ। मैं मुतमईन हो गया। हमने एक एक सिगरेट पिया। जैक ने मगरिब की जानिब पहाड़ियों के स्याह खाकों की तरफ इशारा किया। इन पहाड़ियों की दूसरी जानिब पाकिस्तान का बॉर्डर था। हम कल शाम के वक्त वहां पहुंचेंगे। हमारा आदमी नंदलाल वहीं हमें मिलेगा। सिगरेट खत्म करके हम फिर चल पड़े। आधी रात तक चलते रहे। अब हम पहाड़ियों के दरमियान आ गए थे। इन पहाड़ियों की ढलानों पर रात के अंधेरे में छोटे कद के दरख्तों के थब्बे नजर आ रहे थे। रात के 2 बजे तक हम इन पहाड़ियों में चलते रहे। उसके बाद एक दरिया आ गया। मैं उसे दरिया समझा, मगर जैक ने कहा कि ये दरिया नहीं है, पहाड़ी नाला है। दूर पहाड़ियों के दरमियान गहरी खाई में ये नाला शोर मचाता बह रहा था। हमने एक पुल पर से नाले को उबूर किया। नाले के दूसरे किनारे पर जाकर हम थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। 10-15 मिनट बाद दोबारा सफर शुरू हो गया। इसी तरह हम इन छोटी बड़ी पहाड़ियों के दरमियान सुबह होने तक चलते रहे। जब सुबह की रोशनी नमदार हुई तो मंजर काफी बदल चुका था। पहाड़ी सिलसिला खत्म हो रहा था और मैदानी इलाका शुरू हो रहा था। जैक कहने लगा, थोड़ी दूर आगे एक गांव है, तुम लोग गांव के बाहर एक जगह छुप कर बैठोगे, मैं गांव से तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाऊंगा। हम थोड़ी दूर गए तो दूर दरख्तों के झुंड के पास गांव के कच्चे मकान दिखाई दिए। खेतों में 2-3 किसान हल चलाते भी दिखाई दिए। जैक ने हमें एक तरफ झाड़ियों की ओट में बैठने को कहा और खुद गांव की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद वो हमारे लिए किसी का कटोरा और जवार की रोटियां और साग लेकर आ गया। हम सब ने साग रोटी खाई, लस्सी पी। जैक कहने लगा, यहाँ का एक जमींदार हमारा अपना आदमी है, वो सिख है और स्मगलर है। अब हम यहाँ 2 घंटे आराम करेंगे। झाड़ियों के दरमियान जमीन पर खुश्क घास उगी हुई थी। हम वहीं लेट गए। रात भर के थके हुए थे, सो गए। जिस वक्त मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थीं, मैंने देखा कि जैक जाग रहा था और सिगरेट सुलगाए दूर एक तरफ देख रहा था। हमने 1.5-2 घंटे सोकर आराम किया और ताज़ा दम होकर आगे चल पड़े। ये इलाका इस किस्म का था कि कहीं जमीन ऊंची हो जाती थी और कहीं मैदान आ जाता। पहाड़ियां हमारी दाहिनी जानिब पीछे रह गई थीं। मैं इस इलाके को अपने जहन में अच्छी तरह याद करता जा रहा था, क्योंकि वापसी पर मुझे इसी इलाके से अपने मंसूबे और स्कीम के मुताबिक अकेले ही वापस आना था। इसी तरह चलते चलते उजाड़ इलाकों में से गुजरते शाम के साए फैलने लगे। यहाँ पहली बार हमें खेतों में कुछ फासले पर एक फौजी जीप जाती नजर आई। जैक ने मुझे कहा, हम इंडियन बॉर्डर के करीब पहुंच गए हैं, अब हमें एहतियात से काम लेना होगा। ये इंडियन बॉर्डर फोर्स की जीप थी। ये लोग हमारे देश के सिपाही हैं, मगर ये हमें पूछगिछ के लिए रोक सकते हैं। यहाँ से हमने रास्ता तब्दील कर लिया और छोटे छोटे टीलों की तरफ चलने लगे। इन टीलों में चलते चलते रात का अंधेरा हो गया। जैक ने एक जगह हम सबको रोक दिया और बोला, यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर 2-4 फरलांग के फासले पर ही है। अब हम में से कोई सिगरेट नहीं पिएगा, माचिस नहीं जलाएगा। ये चीजें दूर से देखी जा सकती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पार्टियां रात के गश्त पर होती हैं। वो हमें लेकर टीलों के दरमियान दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरता हुआ एक खुली जगह पर आ गया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। थोड़ी देर बाद जर्द रंग का गैर मुकम्मल सा चांद मगरिब की तरफ ऊपर आ गया। उसकी फीकी रोशनी में मैंने एक जानिब दरख्तों का झुंड देखा। जैक हमें उसी झुंड की तरफ ले जा रहा था। जब ये झुंड हमारे बाएं जानिब रह गया तो सामने एक मकान की दीवार नजर आई। जैक ने आहिस्ता से कहा, यहाँ बैठ जाओ, मैं अकेला मकान में जाऊंगा। हम वहीं जमीन पर बैठ गए। जैक मकान की तरफ चला गया। फीकी चांदनी में वो मकान के पास जाकर जैसे गायब हो गया। यकीनन ये वही मकान था जहां नंदलाल हिंदू तकरीबात लाहौर से आकर हमारा इंतजार कर रहा था और जिसने आगे अपनी रहनुमाई में हमें पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा के लाहौर ले जाना था। कुछ देर के बाद जैक मकान से निकलकर हमारी तरफ आता नजर आया। उसने बताया कि पाकिस्तान से हमारा आदमी यानी नंदलाल आ गया है, मेरे साथ आ जाओ। हम सब उसके पीछे मकान की तरफ चल पड़े। मेरे समेत हम कुल 6 आदमी थे। एक छोटी सी कोठरी में लालटेन जल रही थी। चारपाई पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो हमें देखकर उठ खड़ा हुआ। जैक ने मेरा उससे खास तौर पर तारुफ करवाया। ये नंदलाल ही था।